सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2013 के प्रश्न पत्र के बारे में, और जिसमें से हम बात करेंगे पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में। तो चलो मित्रों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? देखिए, एक शब्द यहाँ पे आया है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी। पहले हम देखते हैं कि एनडीसी क्या है, कब इसका गठन किया गया, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि इसमें ए उत्तर है कि बी है कि सी है। हमें प्रश्नों को हल भी करना है और हमें ये भी देखना है कि जो प्रश्न का उत्तर जो सही है तो वो सही क्यों है, और जो गलत है तो वो गलत क्यों है। यानी पूरा एनालिसिस करना है प्रश्न के बारे में, पूरा अवलोकन करना है, और हमें ये भी देखना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पहले हम देखते हैं एनडीसी के बारे में। देखिए, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया। एनडीसी का गठन क्यों किया गया मित्रों, आपको बता दूं कि जब 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया था, और योजना आयोग का काम था कि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। और आपको पता है कि योजना आयोग की पहल पर ही पंचवर्षीय योजनाएं हमने शुरू की थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती है उनका अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। जो पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग द्वारा, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो योजनाएं बनाता था 5 वर्ष के लिए, वो कितने सही हैं, उसमें क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है, उसका अवलोकन किया जाता था, उसकी समीक्षा की जाती थी। वो की जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। हालांकि आज के अगर आप टाइम में देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि न तो योजना आयोग रहा है न पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का शायद इस समय हम प्रासंगिकता की बात करें तो शायद नहीं है। लेकिन चूंकि प्रश्न है, हमें तो चर्चा करनी है, तो हम देखते हैं। पहले हमने देख लिया कि क्या करता है, ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। फिर बात आती है कि इसका गठन कैसे होता है। तो देखिए मित्रों, इसका जो गठन होता है उसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ही एनडीसी का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद सारी की सारी इसमें साथ होती है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि एनडीसी के स्वरूप की बात करें, एनडीसी की प्रकृति की बात करें, तो एनडीसी कहीं ना कहीं संघात्मक शासन की विशेषता थी। या यूँ कहें कि एनडीसी से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का या फेडरल सिस्टम का उल्लेख हो रहा था। खैर, हमें प्रश्न पे आते हैं। एनडीसी का गठन कौन करता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष, देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष का एनडीसी में कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें होते हैं। तो 1, 3 और 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी। एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन करती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यही प्रश्न में पूछा गया है। हम ये कह सकते हैं कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो इसमें सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकलेखा संसदीय समिति, हम बात कर रहे हैं लोकलेखा संसदीय समिति के बारे में। देखिए मित्रों, संसद में 3 वित्तीय समितियां होती है। हम पहले तीनों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी होती है। एक होती है लोकलेखा समिति, इसका जो गठन किया गया था वो पहली बार किया गया था 1921 में। दूसरी होती है प्राक्कलन समिति, या हम उसको कह सकते हैं अनुमान समिति, और इसका गठन पहली बार किया गया था 1950 में। और तीसरी जो होती है मित्रों वो होती है लोक उद्यम समिति, और इसका गठन किया गया था 1964 में। ये 3 समितियां हमारी संसद में होती है, और तीनों की तीनों ये क्या है, वित्तीय समितियां हैं।
लोक लेखा समिति की अगर हम बात करते हैं तो लोक लेखा समिति में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो होती है मित्रों 22, जिसमें से 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं मित्रों राज्यसभा से। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं। और ये करती क्या है, जो सीएजी होता है, सीएजी जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखता है तो वो रिपोर्ट की जो जांच होती है, उस रिपोर्ट का जो अवलोकन होता है वो लोक लेखा समिति करती है। इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक या फिर मार्गदर्शक भी कहा जाता है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पे, यानी कि हमारे प्रश्न में इस संदर्भ में क्या कुछ है। लोक लेखा संसदीय समिति नंबर 1 में लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते। बिल्कुल 25 से अधिक क्या नहीं होते, इसमें तो 15 से अधिक ही नहीं होते, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना था कि 15 से अधिक नहीं होते तो ये सही हो जाता, लेकिन 25 लिखा है तो कथन गलत है। 25 नहीं होते, कितने होंगे 15। पहला कथन क्या हो जाएगा मित्रों, गलत। दूसरा, सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि जो सीएजी अपनी जो रिपोर्ट रखता है, जो लेखा परीक्षण के संदर्भ में वो रिपोर्ट संसद में रखता है, तो लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच, तो बिल्कुल ये मैंने बता ही दिया, ये कथन भी सही है। यानी कथन 2 और कथन 3 सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी। पहला कथन गलत है क्योंकि यहाँ पे 15 सदस्य होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 25 लिखे हुए हैं। दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ,
तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए, आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तीसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होते हैं? यानी ले दे के हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा हमारी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है और कौन सा नहीं है। संसदीय शासन पर संस्थागत रूप से लागू होते हैं वो कौन कौन से फैक्ट हैं। देखिए मित्रों, पहला देखते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। हमारे संविधान में एक बात कही जाती है कि भारत में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो जन्म होता है वो लेजिस्लेचर में से होता है। बिल्कुल होता है। जो मंत्री होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसके जो सदस्य होते हैं वो संसद के यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। यानी उनका दोहरा काम होता है। वे अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद भी होते हैं, प्लस वे किसी क्षेत्र के या किसी विभाग के मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री वही बनेगा जो सांसद है, लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य है, चाहे वो निर्वाचित है चाहे वो मनोनीत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं है, इसके बाद भी वह व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है मित्रों, लेकिन वह अधिकतम 6 माह तक ही बनेगा। लेकिन फैक्ट हमारा क्या बोल रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि हम तो ये तक कह सकते हैं कि अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री ही नहीं होगा, और होगा तो अधिकतम कितना होगा? 6 माह। तो पहला फैक्ट हमारा सही है। दूसरा, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। बिल्कुल, यहाँ पे संसद की बजाय अगर लोकसभा में लिखा होता तो भी सही होता। हम आर्टिकल 75 में एक बात पढ़ते हैं कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, और उस उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है, वे तब तक ही अपने पद पर रहेंगे जब तक संसद यानी कि लोकसभा में उनकी पार्टी का बहुमत है। अगर उनकी पार्टी का बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार गिर सकती है, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। तो मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। बिल्कुल तब तक रहेंगे। यहाँ पे भरोसे का मतलब है कि जब तक लोकसभा में उस पार्टी का बहुमत है, उस पार्टी का बहुमत है तो वो तब तक सरकार चलती रहेगी। दूसरा कथन सत्य है। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान होता है? नहीं होता। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो वो राज्य का प्रधान नहीं होता, क्योंकि राज्य का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का मुखिया शासन का प्रधान होता है। अगर शासन का प्रधान लिखा होता तो ये फैक्ट सही हो जाता। शासन का प्रधान पीएम होता है, इसलिए उसको शासनाध्यक्ष बोलते हैं। लेकिन राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसको राज्याध्यक्ष बोलते हैं। राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष की बात आए तो वो राष्ट्रपति होता है, शासनाध्यक्ष की बात आती है तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान नहीं होता, शासन का प्रधान होता है। तो ये फैक्ट मित्रों क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 सही हैं, और 1 और 2 में कौन सा उत्तर है? ए। तो तीसरे का क्या उत्तर है? ए। नेक्स्ट मित्रों, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन हमारे सामने रखे गए हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा या फिर कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति
उत्तरदायी होती है। मित्रों देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जरूर होती है, लेकिन संसद नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली कौन सा शब्द आना चाहिए था, लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन संसद के प्रति नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति मंत्री परिषद कभी भी उत्तरदायी नहीं होती। तो मित्रों ये कथन तो गलत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल, हम एक फैक्ट पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, मंत्री परिषद को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही उस सदस्यों को, प्रधानमंत्री को, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। लेकिन फिर भी जब हम सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीएजी की, तो इस संदर्भ में प्रसाद पर्यंत या इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सीएजी को हटाने के लिए बाकायदा संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक वैसे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लाया जाता है। तो क्या फैक्ट था कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रहते हैं। तो ये कथन मित्रों बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी यानी कि कानून बनाने के जो प्रस्ताव हैं के बारे में सूचित करेंगे। बिल्कुल ये कथन भी सत्य है। प्रधानमंत्री सूचित करेंगे यानी कि जब कभी भी राष्ट्रपति शासन के बारे में, कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में प्रधानमंत्री से कुछ सूचना लेना चाहे तो ले सकता है। आर्टिकल 78 इस संदर्भ में उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे कि उनको सूचना प्राप्त करनी चाहिए तो प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में, संसद में चल रहे प्रस्तावों की चर्चा के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का तब यह कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाएं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये कथन भी सही है। कथन 1 गलत है, 2 और 3 सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी। कथन 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से हमारे सामने कुछ फैक्ट रखे गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहला, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। बात हो रही है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की और ये पूछा जा रहा है कि क्या वो प्लानिंग कमीशन का एक हिस्सा है। तो मित्रों बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 1950 में, और जबकि हम एनडीसी की बात कर रहे हैं इसका गठन किया गया था 1952 में। तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं है, बल्कि उससे अलग एक स्वतंत्र निकाय है। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि एनडीसी का और प्लानिंग कमीशन का आपस में संबंध जरूर है। संबंध क्या है मित्रों कि प्लानिंग कमीशन जो भी योजना बनाएगा उसका जो अनुमोदन करना होगा वो कौन करता है, एनडीसी करता है। संबंध जरूर है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के बगैर दूसरे का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अंग नहीं है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे संविधान की बात करें, हमारे संविधान में इस समय 12वां शेड्यूल है, कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अगर हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, जिसमें कि विषयों का बंटवारा किया गया है, उसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में जो 52 विषय रखे गए हैं उसमें से एक विषय क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तीसरा प्रश्न, तीसरा फैक्ट, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। बिल्कुल सौंपा जाना चाहिए। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो मित्रों यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, बी। इन कथन 2 और कथन 3 सही है और कथन जो 1 है वो गलत है, क्योंकि एनडीसी प्लानिंग कमीशन का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के
सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो मित्रों ये कथन तो गलत है। देखिए राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है 245 है, लेकिन वहां पर जो सभापति का पद है वो 246वां व्यक्ति है वहां पर। हालांकि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, लेकिन अगर सभापति को इसमें शामिल कर लें तो 246 हो जाते हैं। इसका मतलब सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। लेकिन मित्रों उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। राज्यसभा के ही किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये अगर एक आता तो कथन सही था, लेकिन यहाँ पे उपसभापति भी लिख दिया है तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्य को ही उपसभापति बनाया जाएगा। दूसरा देखिए, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, आर्टिकल 54 की बात करते हैं, और बाकायदा हमने वहाँ पे जब पढ़ा निर्वाचक मंडल के बारे में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा, हम देखते हैं सुनते हैं कि संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं लोकसभा में। हालांकि आजकल तो नहीं है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था उसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन विधेयक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं एंग्लो इंडियन है तो भी वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त है, वे भी मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, पूछा जा सकता है कि भाई भाग क्यों नहीं लेते। हमारे संविधान का आर्टिकल 57 ये कहता है कि एक ही व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और अगर चुनाव जीतता है तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर। अब मान लेते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं करंट का, कि रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर रखा है। और मान लेते हैं कि अगले चुनाव में रामनाथ कोविंद जी ने दोबारा से नामांकन भरा, अभी दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी गुंजाइश है कि ये जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया था, ये शायद रामनाथ कोविंद जी को वोट कर सकते हैं। तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे हितों का टकराव हो जाएगा। उन्होंने उनको मनोनीत किया था तब वो एक राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अभी वो दोबारा से उम्मीदवार हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हितों के टकराव के कारण क्या किया जाए कि इन सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं होता, न तो उसने उनको मनोनीत किया होता है और न ही यहाँ पे कोई हितों का टकराव है, तो वहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर बी, केवल 2 सही है, कथन 1 जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार यानी कि हम बात कर रहे हैं नलसा की, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसा। आपको बता दूं कि नलसा की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 5 दिसंबर 1995 को इसका पहली बार गठन किया गया था, जब आर्टिकल 39A में इसका जिक्र किया गया था। आर्टिकल 39A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और उसके बाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, और उस अधिनियम को लागू करते ही हमने क्या किया था कि 5 दिसंबर 1995 को नलसा की स्थापना कर दी थी। अब इसके बारे में 2 फैक्ट दिए हुए हैं, हमें देखना है कौन सा सही है। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसको हम छोड़ के एक बार पहले हम बात करते हैं नलसा का अस्तित्व क्या था, नलसा आया कैसे, पूरी बात पढ़ते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39A जोड़ा, कैपिटल A।
हमारे डीपीएसपी में संशोधन हुआ और 39A जोड़ दिया। इस 39A में लिख दिया कि राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। निःशुल्क न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये हमारा डीपीएसपी बन गया था 1976 में। लेकिन ये डीपीएसपी बन गया क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो ये वाद योग्य नहीं है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद सरकार ने प्रयास किया और इस संदर्भ में एक अधिनियम बनाया गया, नलसा एक्ट 1987, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया। ये एक्ट बनाया गया। उसके बाद इस एक्ट को लागू किया गया मित्रों 9 नवंबर 1995 को, और आपको आइडिया है कि 9 नवंबर को हम विधिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 5 दिसंबर 1995 को यह नलसा की स्थापना हुई। कब? 5 दिसंबर 1995 को। इसका क्या उद्देश्य था? कि सभी को निःशुल्क न्याय मिले और विधिक सहायता मिले, ये उद्देश्य था। अब फैक्ट देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क न्याय और सक्षम कानूनी सेवाएं मिले। बिल्कुल, ये तो हम कह ही रहे हैं, ये तो इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। दूसरा है, यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैदिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। बिल्कुल, राज्य को ये दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि वो किस प्रकार की कानूनी सेवाओं को लागू करेंगे। दूसरा कथन भी सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? ए और बी दोनों सही हैं। 7वें का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामूहिक अथवा दोनों के वनाधिकारों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी? यानी कि एक्ट है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006। यहाँ तक तो ये क्या है? एक्ट का नाम है। ये पूछ रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत चाहे तो हम व्यक्तिगत बात करें और चाहे हम सामूहिक बात करें या हम दोनों करें, में क्या है कि व्यक्तिगत या सामूहिक अथवा दोनों के वनाधिकारों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किसके पास रहेगी? यानी व्यक्तिगत जो वनाधिकार है उसकी प्रकृति कैसी होगी और क्या सीमा होगी, और सामूहिक भी जो वनाधिकार है उसकी क्या प्रकृति होगी, क्या सीमा होगी, और ये सब कुछ तय करने की जो शक्ति रहेगी वो किसके पास रहेगी, किस प्राधिकारी के पास रहेगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, राज्य वन विभाग, क्योंकि राज्य वन विभाग पूरे राज्य में काम करता है, लेकिन जो कुछ एरियाज जो हमने चिन्हित किए होते हैं SC/ST के क्षेत्र के रूप में, तो वहाँ पर उनका काम नहीं होगा। जिलाधिकारी नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मित्रों? ग्राम सभा। उस क्षेत्र की, उस पंचायत की जो ग्राम सभा है, जो उस एरिया की ग्राम सभा है, उसके पास ये पावर रहती है कि वो ये फिक्स करें कि व्यक्तिगत या सामूहिक जो वनाधिकार हैं उसकी क्या प्रकृति होनी चाहिए, उसकी क्या सीमा होनी चाहिए। इस एक्ट के तहत ये काम किसका होगा? ग्राम सभा का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक कौन सा आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है? आर्थिक न्याय का जिक्र हमारे संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है? देखिए मित्रों, अगर आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो एक तो हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की, यानी कि हम बात करते हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी में लिखा है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। यानी 3 प्रकार का न्याय वहाँ पे लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो एक तो डीपीएसपी है। एक अगर हम बात करते हैं हमारी प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में जब प्रियम्बल को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों ही शब्द सेम लिखे हुए हैं। यानी आर्टिकल 38 में जो न्याय है और प्रियम्बल में जो न्याय है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे उसमें से सिर्फ एक न्याय की बात हो रही है और वो न्याय है आर्थिक न्याय। और प्रश्न ये कहता है कि आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ है? तो जैसे मित्रों बता दिए मैंने, प्रस्तावना में है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर प्रस्तावना में तो है लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है लेकिन डीपीएसपी में है, और यहाँ पे इसमें कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? बी।
डीपीएसपी में और प्रियम्बल में आर्थिक न्याय का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है, यानी इंपॉर्टेंट कौन है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब हम बात करते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ केस 1980, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आपस में क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उससे पहले जब हम चंपाकम दोहराई की बात करते हैं तब कह दिया था कि मौलिक अधिकार जो हैं फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर देन डीपीएसपी। उसके बाद में जब 25वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 31C जोड़ दिया गया तब कह दिया गया कि डीपीएसपी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में कह दिया कि न तो मौलिक अधिकार प्राथमिक हैं न ही नीति निर्देशक प्राथमिक हैं, दोनों ही प्राथमिक हैं और एक दूसरे के बिना दोनों का ही कोई औचित्य नहीं है, दोनों समान हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न की स्टेटमेंट सुनिए, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से हमें कोई एक चूज करना है कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं है, इसको तो निकाल दो, ये नहीं है और ये नहीं है, ये दो कथन तो बाहर निकल जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी। तो आपको बता दूं कि डीपीएसपी जो है वो मूलभूत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें मिल चुके हैं जो मिलने थे। लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें मिलने शेष हैं, और जब भी वो अधिकार हमें उपलब्ध होने होंगे राज्य इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा, राज्य डीपीएसपी को फॉलो करेगा। तो तब अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है, मूलभूत हैं। जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अधिकार तुम्हें मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से बहुत सारे अधिकार अभी हमें मिलने बाकी हैं, जो कि समय समय पर हमें मिलते जा रहे हैं। जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे राज्य हमें यह अधिकार उपलब्ध करवाता जाएगा। तो अभी के लिए मूलभूत कौन है, डीपीएसपी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, यदि वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तो क्या होगा? देखिए लोकसभा में मनी बिल हमने रखा, वैसे मनी बिल पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। अब लोकसभा में हमने बिल रखा, वो पारित हो गया तो वो राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा उसमें अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर सकती है। हमारा प्रश्न कहता है कि अगर राज्यसभा ने असहमति प्रकट कर दी या उसमें संशोधन कर दिया तो क्या होगा? हम उत्तर देखते हैं। लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशंसाओं को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। देखिए राज्यसभा बिल को पारित कर रही है कि नहीं कर रही है तो बात की बात है। बेसिकली अगर लोकसभा ने प्रस्ताव को पारित कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित होकर ही रहेगा, लेकिन फिर भी लोकसभा चाहेगी कि राज्यसभा से भी इसकी सहमति ले ली जाए। या तो राज्यसभा ने जो संशोधन सुझाए हैं कि भाई इसमें ये परिवर्तन किया जाए, तो हो सकता है कि लोकसभा उसमें सहमति प्रकट कर दे और दोबारा से उस प्रस्ताव को पारित करके राज्यसभा के पास भेज दे। या हो सकता है कि उसके प्रस्तावों को स्वीकार ही नहीं किया, कोई संशोधन नहीं होगा और लोकसभा उस प्रस्ताव को पारित कर दे तो राज्यसभा को उसको करना होगा। यानी फाइनली क्या होता है कि लोकसभा उस प्रस्ताव को पारित करवा के रहेगी। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, लोकसभा उस पर फिर विचार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? लोकसभा विचार कर सकती है। लोकसभा चाहे तो विचार करे तो चाहे तो न करे, लेकिन कर जरूर सकती है। इतनी पावर लोकसभा के पास होती है कि वो उस पर दोबारा से विचार कर सकती है। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे नई शब्द आ गया। लोकसभा राज्यसभा को विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। लोकसभा राज्यसभा को विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है? नहीं। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक, देखिए इस वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इनमें कभी भी जॉइंट सेशन नहीं होता। जॉइंट सेशन केवल और केवल साधारण विधेयकों पर होता है। ये कथन भी गलत है। तो मित्रों इसमें केवल एक कथन सत्य है। 11वें का क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में
एक व्यक्ति एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। कथन गलत है मित्रों, किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत हमारी संसद ने यह प्रावधान कर दिया है कि संसद चाहे तो, राष्ट्रपति चाहे तो, केंद्र सरकार चाहे तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते भी हैं। हालांकि उससे पहले आर्टिकल 153 में ऐसा प्रावधान नहीं था। 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। उस समय से भीतर लिखा था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इस 153 में संशोधन कर दिया गया और लिख दिया गया कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल तो होगा ही होगा, लेकिन संसद चाहे तो एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे नहीं आते ही ये कथन क्या हो जाएगा मित्रों, गलत। दूसरा, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उसी प्रकार नियुक्त किए जाते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, राज्यपाल कभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं। आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे और आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करेंगे, और आर्टिकल 222 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है। हाँ, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तब राज्यपाल से परामर्श लिया जा सकता है। राज्यपाल के पास सिर्फ इतनी ही न्यायिक शक्तियां हैं उस संदर्भ में कि राज्यपाल से परामर्श लिया जा सकता है, परंतु राज्यपाल कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा मित्रों, गलत। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया। बिल्कुल, क्योंकि राज्यपाल के बारे में हम यही पढ़ते हैं, आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष होगा हालांकि, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा रहने पर ही पद पर रहेंगे। उनको कैसे हटाया जाएगा, उस संदर्भ में कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है। चौथा, अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाएगी। अगर किसी संघीय क्षेत्र में विधायिका है, अच्छी बात है, और वहां पर क्या होगा, बहुमत के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन उपराज्यपाल द्वारा नहीं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। दिल्ली, पुडुचेरी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर 3 संघराज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधायिकाएं हैं, जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। बिल्कुल, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति वहाँ के उपराज्यपाल नहीं करेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और वहाँ की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं। तो इसमें उपराज्यपाल नहीं होगा। इसमें केवल कथन 3 सही है, यानी कि सी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके जो सदस्य हैं वो कैसे निर्वाचित किए गए थे, ये पूछा जा रहा है। देखिए, पहले हम देखते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जब कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारी संविधान सभा का गठन होना था उसमें टोटल सदस्य होने थे 389 इस 389 की भी अगर हम बात करते हैं, इसको बांटते हैं तो 292 सदस्य तो बनने थे ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य बने थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, और शेष जो 93 सदस्य हैं वो देसी रियासतों से चुने जाने थे। ऐसा कुछ प्रावधान था। देखिए, उसमें यह भी प्रावधान था कैबिनेट मिशन के तहत कि जो देसी रियासतों से सदस्य होंगे वो तो मनोनीत होंगे,
वो तो मनोनयन किया जाएगा, उनका निर्वाचन नहीं होगा, जबकि शेष 296 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि उनको निर्वाचित कौन करेगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके तहत जो निर्वाचन था वो ब्रिटिश प्रांतों द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होने थे। और चूंकि प्रांतीय विधानसभाएं उनको निर्वाचित कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जनता का डायरेक्टली उसमें कोई रोल नहीं था। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान उसमें किया गया था। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारे फैक्ट क्या कहते हैं। उन राज्यों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए, नहीं, मैंने कहा सीधे लोगों का तो कोई रोल नहीं था, क्योंकि चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली, तो सीधे तो निर्वाचित नहीं किए गए। कथन ए तो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, बिल्कुल नहीं किए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, बिल्कुल किए गए थे, ये कथन सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर, नहीं, विशेषज्ञता का कोई उल्लेख नहीं था वहां पे, नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें केवल और केवल क्या है, सी सही है कि प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो चुनी गई थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है और फिर बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। देखिए, संविधान संशोधन ही एक ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसा मुद्दा है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल बराबर है। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगा। राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने पारित नहीं किया तो भी कैंसिल हो जाएगा। यानी इस संदर्भ में दोनों ही सदनों के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, दोनों बराबर पावरफुल हैं। और यहाँ पे कथन कह रहा है कि लोकसभा में ही लाया जाएगा, तो नहीं लाया जाएगा, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए लाया गया है, तब उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों के विधायकों से अनुसमर्थित करना होगा। देखिए, यहाँ तक सही है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट होना होता है तो उस संदर्भ में कुछ राज्यों की विधानसभाओं से सहमति लेनी होती है, और वो कितनी विधानसभाएं होंगी, आधे से अधिक। यानी कि वर्तमान में 28 विधानसभाएं हैं हमारे राज्यों की, तो कम से कम आप 15 राज्यों की विधानसभाओं की सहमति अगर ले लेते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी फैक्ट कह रहा है कि सभी राज्यों की विधायकों, नहीं, सभी राज्यों की विधायकों से हमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कथन ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों गलत हैं, तो सही कौन सा है, कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, क्या कुछ कर सकता है। देखिए, आर्टिकल 88 यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में बोल सकता है, संबोधित कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर वहाँ पे वोटिंग हो रही है तब मतदान नहीं कर सकता, यानी मतदान वो नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या लिखा है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल, लोकसभा में बोल ले, वो राज्यसभा में बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा में मत डाल सकता है, बिल्कुल नहीं मित्रों, मत डालने का अधिकार उसको न लोकसभा में है न राज्यसभा में है, कहीं नहीं है, तो मत नहीं डाल सकता। वो बोल सकता है, संबोधित कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, सी। एक सही है, दो सही है और तीसरा सही है, लेकिन चौथा फैक्ट क्या है मित्रों, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों।
निम्नलिखित में से किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है? मैंने पहले कहा था कि नहीं वाला प्रश्न आता है तो पहले नहीं को आप अंडरलाइन करेंगे। इनमें से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, यानी कि कैसी है ये? अपने आप में गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है। प्लानिंग कमीशन, देखिए प्लानिंग कमीशन का भी कहीं उल्लेख नहीं है। आजकल इसी को हम नीति आयोग के रूप में बदला हुआ है 2014 से, और नीति आयोग का भी उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी कि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ये कैसी संस्थाएं हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और क्षेत्रीय परिषद, इसका भी उल्लेख नहीं है। इन तीनों का भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद या अगर यहाँ पे शब्द आता तो अंतर्राज्यीय परिषदों का उल्लेख आर्टिकल 263 में है, लेकिन इन 3 परिषदों का, आयोगों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी और सी, यानी किसी का उल्लेख नहीं है। 1 2 3 तीनों ही गलत हैं। तीनों ही संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है? ये पूछ रहा है, बना सकती है। फिर कुछ आगे कंडीशन दी हुई है कि किससे सहमति लेकर, किससे अनुमति लेकर, किससे परामर्श करके। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए भारत, पूरे भारत के लिए या भारत के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि किससे सहमति लेकर? राज्यों की सहमति लेकर? जरूरी नहीं है, राज्यों की सहमति के बगैर भी संसद कानून बना सकती है? नहीं। अधिकतर राज्यों की सहमति लेकर? नहीं। संबंधित राज्य की सहमति लेकर? नहीं। बिना राज्य की सहमति से बिल्कुल बना सकती है। अगर मान लेते हैं राजस्थान की, अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में या राजस्थान के किसी भूभाग के लिए कानून बनाया जा रहा है, तो संसद बना रही है ना, तो राज्यों की विधानसभाओं से इस संदर्भ में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संसद चाहे तो अनुमति ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ली जा सकती है, लेकिन अनुमति लेना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि अगर संसद कानून बना रही है तो हो सकता है कि उस राज्य की विधानसभा से, उस राज्य सरकार से परामर्श कर लिया जाए शायद, लेकिन परामर्श करना पड़ेगा, ऐसा बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल बिना राज्य की सहमति से भी कानून बन सकता है, और सिर्फ बन नहीं सकता, लागू भी हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? डी। और आज के इस एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। सरकार ने 1996 में पैसा एक्ट बनाया है, और निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्यों को चिन्हित कर रहा है? देखिए, पैसा एक्ट जो बनाया गया था 1996 में, इसके अंतर्गत क्या था कि कुछ जो अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उनमें पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार हो सके। और मैंने कल भी बात की थी कि लगभग 10 राज्य हैं और 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ये अधिनियम लागू होता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? क्यों इसके उद्देश्य क्या है? स्वशासन प्रदान करना, ये तो है ही बिल्कुल, लेकिन हमें यहाँ पे देखना कि सबसे अधिक अच्छा ऑप्शन कौन सा है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनॉमी एरियाज सृजित करना, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, यानी कि वो अपने तरीके से अपनी परंपराओं के अनुकूल वहाँ पर शासन का संचालन कर सकें, वहाँ पे जो क्षेत्र हैं वो ऑटोनॉमी तरीके से काम कर सकें। सही तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। हालांकि ये सभी उत्तर सही हैं। मैं बताऊं, कभी ऐसा हो जाता है कि 4 ऑप्शन आते हैं और चारों ही सही होते हैं, यहाँ की जैसे कि यहाँ पे है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सबसे अधिक सही होता है, और यहाँ पर जो सी है वो सबसे अधिक सही है। तो हमें यहाँ पे सी को टिक करना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, ये उसका उत्तर है। तो इसके साथ ही अपना आज का ये जो 2013 का प्रश्न पत्र था, जिसमें पॉलिटी के 17-18 प्रश्न हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।